Hello Bacho, I'm Amit and I welcome you at Arise a Talent. Today we'll start with a new chapter that is laws of motion. इससे पहले what we discussed is kinematics. You know kinematics in which we discuss or describe the motion of the particle without knowing the cause of motion. Now this part of mechanics is known as dynamics. Dynamics. Actually mechanics is having two parts. One is kinematics, second is dynamics. In kinematics, we discuss or describe the motion of the particle, and in dynamics, we discuss the cause of motion. Cause of motion means force or torque. Force which can change the linear state of motion of a body, while torque can change the rotational state of a body. Okay. So, we always start the chapter with the introduction. So, first is introduction. First is force. But what force is? ये तो बचपन से सुना हुआ है. इट इज़ अ पुश और पुल विच कैन चेंज द मोशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी. ओके, जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और फोर्स लग गया तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है और फोर्स लग गया तो रेस्ट पे आ जाएगा, मोशन में है और फोर्स लग गया तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है. तो इट इज़ अ पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट. विच स्टेट? मोशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी. ओके. Second is inertia. What's inertia? It is a property by virtue of which any body opposes the change in the state of it. That is कि कोई भी बॉडी ये बस ये चाहता है, everybody wants to retain its position. जैसा है बस वैसा ही रहे. That is inertia is resistance. किसके लिए resistance? चेंज के लिए रेजिस्टेंस. अपनी स्टेट के चेंज का रेजिस्टेंस इज इनर्शिया. ठीक है. मोशन में तो मोशन ही करता रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो ये दैट इज इनर्शिया. आसान भाषा में समझो तो इनर्शिया इज मास. ठीक है. इनर्शिया इज बेसिकली मास. ज़्यादा मास तो ज़्यादा इनर्शिया. ठीक है. एंड वाइस वर्सा. कम मास तो कम इनर्शिया. बट लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स के बहुत पुराने चैप्टर में से एक है. पुराने चैप्टर में से एक है मीन्स बट जो बहुत पहले से लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ बताया, ही वॉज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल सेड दैट अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. ये एरिस्टोटल ने कहा. पहले ऐसा गूगल की सुविधा नहीं थी ना कि आपने गूगल किया, वेरीफाई कर लिया कि ऐसा है नहीं, तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने मान लिया. ठीक है. ऑल्दो ही वॉज रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली. देन केम द साइंटिस्ट गैलीलियो, वही टेलीस्कोप वाले गैलीलियो. ही सेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. ओके. This law defines inertia. So actually before Newton, Galileo gave the law of inertia. Uniform motion आपको पता ही है. Motion is governed by which parameter? Velocity. Uniform means constant velocity. If velocity of a particle is constant, that means acceleration is zero. Physics में दो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, स्पेलिंग फिजिक्स की और दूसरा F equal to ma. तो अगर ए का वैल्यू जीरो तो एफ का वैल्यू जीरो होगा. दैट इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. तो गैलीलियो ने जो कहा था वो सही कहा था. अब हाउ इज डिफाइनिंग इनर्शिया? इन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो करता ही रहेगा. कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो जैसा है वैसा ही करता रहेगा, तो यही तो इनर्शिया होता है. ठीक है. तो गैलीलियो गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया. मतलब दिस गैलीलियोस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. This basically introduction. You know what this force is and inertia is. ठीक है. Although न्यूटन इस बात में एक्सपर्ट थे कि किसी भी चीज़ का क्रेडिट कैसे लिया जाता है, तो मेहनत की थी, मतलब लॉ दिया था एक्चुअली गैलीलियो ने. बट इस चैप्टर को कई जगह आप देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करके नाम, चैप्टर का नाम ही उनके नाम पे दिया हुआ है. तो दिया हुआ है तो अपन भी वैसे ही करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंड आर्टिकल से.
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, and if moving with uniform velocity will keep moving with the same velocity until and unless no external force acted on it। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। फर्स्ट लॉ पे कभी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, पूछना होगा तो थियोरिटिकल कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये जो मैंने अभी लॉ बोलकर आपको सुनाया है, इस लॉ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट इज दिस लॉ डिफाइंस इनर्शिया, hence known as law of inertia also। it defines inertia क्योंकि इन्होंने लॉ कैसे स्टार्ट हो रहा है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे रखा रहेगा। इफ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज अगर वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, यही तो इनर्शिया होता है। सेकेंड इज इट ऑल्सो डिफाइंस फोर्स। बच्चों देखो, अगर फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो तो पता चलेगा उस स्टेटमेंट के दो पार्ट है, अनटिल अनलेस से पहले वाला और अनटिल अनलेस के बाद वाला। अनटिल अनलेस से पहले वाला क्या डिफाइन कर रहा है? इनर्शिया डिफाइन कर रहा है। और अनटिल अनलेस के बाद वाला क्या कर रहा है? रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है। कब तक? अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट। दैट मीन्स फोर्स इज समथिंग विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, यही तो समझ में आता है ना, कि जो जैसा है उसको चेंज कर दे, इमोशनल स्टेट चेंज कर दे। तो यही तो हमने इंट्रोडक्शन में फोर्स पढ़ा था। तो दिस लॉ डिफाइंस फोर्स, ये फोर्स को भी डिफाइन करता है। ठीक है बच्चों, इनर्शिया भी डिफाइन कर रहा है और फोर्स भी डिफाइन कर रहा है। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज inertia of rest, second is inertia of motion, and the third is inertia of direction। These are three types of inertia। Inertia of rest, inertia of rest, that is if a body is at rest tries to remains at rest। ठीक है, इस पर बेस्ड क्या क्या थ्योरेटिकल एग्जांपल हो सकते हैं? पढ़ा तो अपन ने बचपन से कि इफ अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन बस एंड इफ बस स्टार्ट सडनली देन ही विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर कोई भी पैसेंजर अगर बस पे खड़ा है तो उसके फुट फ्लोर के कांटेक्ट में है, बस चला पर फुट तो सरफेस के कांटेक्ट में है, तो फुट भी चला पर बॉडी के अपर पार्ट को इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पता ही नहीं कि चलना भी है, तो वो क्या होगा? वो पीछे की तरफ समझ जाएंगे, पीछे की तरफ, मतलब वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअली वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे, बस आगे की तरफ जा रही है, वो तो वहीं रहना चाह रहे हैं, इसलिए वो पीछे की तरफ हमको धक्का लगता है। ठीक है, घर में जो भी डस्टिंग होती है, डस्टिंग में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि डस्टिंग में किसी को भी अगर मूव किया जाए, ऐसे करके ऐसे मूव किया जाए, तो क्या होगा? वो जिसको आपने पकड़ के मूव किया वो तो मूव हो जाएगा क्योंकि आपने मूव करा है, पर डस्ट पार्टिकल वहीं पे ऊपर ही कहीं रह जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट इस पर एक प्रैक्टिकल सभी ने किया होगा। ग्लास है, ग्लास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखा और पोस्ट कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा। ठीक है, अगर पोस्ट कार्ड को हम ऐसे फ्लिक कर दें तो द कॉइन विल ड्रॉप इन द ग्लास, क्योंकि आपने पोस्ट कार्ड को मोशन दिया है, यू इंपॉर्टेंट द मोशन टू द पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड तो मूव करेगा, परंतु इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कॉइन विल फॉल इन द ग्लास। ठीक है, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, बच्चों जैसे अगर बस ने अचानक चलना स्टार्ट किया तो पैसेंजर विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसा करते हैं कि चलती हुई बस में ब्रेक लगते हैं, अगर ब्रेक लगा तो फुट जो फ्लोर की कांटेक्ट में है, बस की कांटेक्ट में है, वो भी रेस्ट पर आ जाएगा, परंतु अपर बॉडी तो मोशन ही कर रही है ना, इसलिए वो आप आगे की तरफ गिरेंगे। तो आगे की तरफ गिरे, अगर आपको पता चल रहा है कि ब्रेक लगने वाला है तो बस में सही जगह पे खड़े हो ताकि आपको पता चले आपको गिरना किस पर है। ठीक है, फिजिक्स बहुत काम की चीज़ है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
Inertia of direction is a particle cannot change its direction by itself. अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो चाहेगा कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे। इसी कारण से मेरे बच्चों, जब हम गाड़ी में टर्न लेते हैं तो ऐसा लगता है बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो बाहर की तरफ इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी और स्टीयरिंग घुमा दिया, तो ऐसा लगेगा बाहर की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट बारिश के टाइम पर सामने वाले व्हीकल से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि ना जैसे ही सामने वाले व्हीकल का टायर व्हील कांटेक्ट छोड़ेगा ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी था, तो वो जो मड पार्टिकल्स आते हैं वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो आपके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको कहा कि इस पर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर एक डिस्कशन करते हैं। यू आर इनसाइड अ ट्रेन, इनसाइड अ मूविंग ट्रेन with a ball, with a ball. Now, can you tell me that that train in which you are sitting is accelerating, retarding, or moving with uniform velocity? I repeat, you are inside a moving train with a ball. आपके पास सिर्फ एक बॉल है, आप उस बॉल की को यूज करके ये पता कर सकते हो कि ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है, या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, अगर सवाल पूछा गया है तो जवाब तो होगा हाँ, ऑब्वियसली बताया जा सकता है। कैसे बच्चों? थ्रो द बॉल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में आपने उसे थ्रो किया और वो आपके हाथ में ही बॉल वापस आ गया, दैट मीन्स ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि देखो, अभी मेरे हाथ में चौक है, मैं चौक को थ्रो किया इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जब वर्टिकली इसको थ्रो किया तो इस टाइम पर ये दिस क्लासरूम इज बेसिकली कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन और ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जब बॉल को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो बच्चों इसका भी वही वेलोसिटी होगा जो मेरा वेलोसिटी, और मेरा वेलोसिटी वही है जो ट्रेन का वेलोसिटी है। जब तक ये ऊपर जाके वापस आएगा, और अगर जितना मेरी पाम ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना ही इसने भी ट्रैवल कर लिया, दैट मीन्स ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बच्चों बॉल मेरी पाम के पीछे जाके गिरती है, ठीक है, पीछे आके गिरती है, दैट मीन्स इन द सेम टाइम इंटरवल हु ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, मैंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट मीन्स मेरा मोशन एक्सीलरेटेड होगा, क्योंकि जैसे ही बॉल मेरे हाथ से छूटेगा, बॉल जैसे मेरे हाथ से छूटा, तो बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगा जो उस टाइम पे ट्रेन का था। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद तो बॉल पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगी बॉल। मैंने ज्यादा ट्रैवल कर लिया, अब मैंने बॉल के रेस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कब कर लिया होगा? जब मेरा मोशन कैसा होगा? एक्सीलरेटेड होगा। ठीक है, तो बॉल पीछे गिरेगी। अगर बॉल आगे गिरती है और मैं मेरे हाथ के आगे गिरती है, दैट मीन्स सेम टाइम इंटरवल में बॉल ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू माई पाम। दैट मीन्स मेरा मोशन कैसा था? रिटार्डिंग था, रिटार्डिंग। मेरा स्पीड कम हो रहा था, इसलिए मैंने डिस्टेंस भी कम ट्रैवल किया। समझना है? ऐसे ये एक स्टैंडर्ड सी चीज़ थी जो इनफैक्ट पूछी भी हुई है एम्स के टेस्ट में, एंट्रेंस में। तो ये मैंने डिस्कस करके बता दिया। इट इज़ बेस्ड ऑन दिस इनर्शिया। इनर्शिया दैट मीन्स ये इनर्शिया पे कैसे डिपेंड किया कि जैसे बॉल को छोड़ा तो बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगा जो मेरा उस टाइम पर था। दैट मीन्स वो चेंज नहीं होगा, वो चाहेगा कि उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहे। ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। यहां से सेकेंड लॉ से थोड़े न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। So the third article is now ये मैथमेटिकल पार्ट है। What this law is, the external force acting on the system is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Okay, that is, if external
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट का मतलब जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, एक सेकंड में होने वाला चेंज। तो एक सेकंड में जितना मोमेंटम किसी का भी चेंज हो जाता है, एक सेकंड में मोमेंटम जितना चेंज हो जाता है, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। मेरे बच्चों, व्हाट मोमेंटम इज, व्हाट मोमेंटम इज, मोमेंटम इज मोशन कंटेंट ऑफ अ बॉडी। Momentum is motion content of a body and its value is equals to the product of mass and velocity. मेरे बच्चों, momentum is not the product of mass and velocity. Momentum तो motion content of a body, किसी की बॉडी में कितना मोशन है, that is its momentum. Its value comes out to be equal to mv. Momentum is not mv. Its value comes out to be mv. ठीक है? हम वैसे इधर आगे बढ़ते हैं। ये न्यूटन ने कहा कि एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डीपी बाय डीटी। ठीक है, सो एफ एक्सटर्नल इज के डीपी बाय डीटी। के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फिर उन्होंने खुद ने ही बताया कि के का वैल्यू है 1। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ के इज 1, सो एफ एक्सटर्नल is equals to dp by dt। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज dp by dt। बच्चे, दिस इज सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी का भी मोमेंटम एक सेकेंड में जितने से चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, और ऑल्दो अपन सिर्फ इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन पर ही। ठीक है, now the momentum, value of momentum is mv, so f external is equals to d mv by dt। बच्चों, अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक एक करके। एक बार m कांस्टेंट रहेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को कांस्टेंट रखेंगे, m को डिफरेंशिएट करेंगे। सो इफ v रिमेन्स कांस्टेंट, will differentiate m with respect to t, m constant dv by dt। वैसे ये वाली चीज वेरिएबल मास सिस्टम में काम आती है एज अ होल। ठीक है, दिस dm by dt, dm by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब एक सेकेंड में मास कितने से चेंज हो गया। ना इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है तो मेरे बच्चों जो भी कांस्टेंट है उसमें चेंज कितना होगा, 0। तो dv by dt इज 0। नाउ इफ dv by dt इज 0, सो f एक्सटर्नल is v dm by dt, and if मास इज कांस्टेंट, जो कि 90% न्यूमेरिकल में ऐसा ही होगा, मास ही कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज करेगा वो वेलोसिटी चेंज करेगा। नाउ मेरे बच्चों, अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो dm by dt का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। dm by dt 0 होगा, सो f एक्सटर्नल विल बी ओनली m dv by dt। and what dv by dt is, rate of change of velocity is what, acceleration, so it is equals to ma। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो बच्चों, f एक्सटर्नल इज v dm by dt या m dv by dt। ओवरऑल एक्सप्रेशन तो ये वाला है, ये तो कंडीशनल है कि कब v dm by dt होगा, कब m dv by dt होगा। अब करना क्या होगा न्यूमेरिकल में बच्चों, आपको f एक्सटर्नल कैलकुलेट करना होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द केस कि मास कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, और उस फोर्स को इक्वेट करना है ma से। ठीक है, अब ये वाली बात ध्यान कर लेना मेरे बच्चों, अगर मास कांस्टेंट है
या वेलोसिटी कांस्टेंट है, F का वैल्यू इज ma. F actually F is not ma. बच्चों external force is not ma. External force is rate of change of linear momentum, but its value comes out to be ma. ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, मैं दोबारा से बोलता हूं बच्चों, आपको एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है. एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करोगे या तो वी डी एम बाई डी टी से या एम डी वी बाई डी टी से, और उसको इक्वेट किससे करना है? एम ए से करना है. समझ में आएगा? ऐसा करते हैं, करके देखते हैं, करके बात समझ में आ जाएगी. क्योंकि ये वाली जो अभी अभी बात बताई है, इस पर न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं, फिर वो F इक्वल डी पी बाई डी टी पे भी न्यूमेरिकल करना है. बच्चों, वाटर जेट इज कमिंग आउट फ्रॉम अ पाइप. वाटर जेट इज कमिंग फ्रॉम अ पाइप with velocity of 5 meter per second, with velocity of 5 meter per second at a rate of 10 kg per second. ठीक है, I repeat, water jet is coming from a pipe at a velocity of 5 meter per second and at a rate of 10 kg per second. This समझ में आ रहा है? 10 kg per second is what? dm by dt. That water jet strike on a block of mass 2 किलोग्राम. ठीक है, ऐसे वाटर जेट आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 kg पर सेकेंड की रेट से आ रहा है. यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, अब करना क्या होगा, इसमें फोर्स कैलकुलेट करना होगा. फोर्स मेरे बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या यूज करना है? एफ एक्सटर्नल इज एम डी वी बाई डी टी या वी डी एम बाई डी टी. इट विल बी वी डी एम बाई डी टी. 10 kg पर सेकेंड, इस 10 kg एक सेकेंड में आ रहा है बाहर, तो डी एम बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या आएगा? वी डी एम बाई डी टी. और फोर्स किसके इक्वेट करना होता है? मास के इक्वेट करना होता है, एम ए. ठीक है, मास किसका, जिस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है? 2 किलोग्राम पे इंटू ए. ओके, सो ए कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनफैक्ट ये तो कभी आपने शायद बचपन में भी किया होगा कि अगर गार्डन में पानी दे रहे हैं पाइप से, तो कई बार ऐसा नहीं होता वो जेट किसी पे टकराते हैं और फिर वो चीज़ मूव करती है. तो ये वैसा ही है, वाटर जेट टकराया और उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट परफॉर्मिंग मोशन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, now the next numerical is, अब यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट ही हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल कवर कर लेते हैं क्लास में ही. मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज cos t I cap plus sin t j cap. Okay, now you have to calculate the angle between force and momentum. You have to calculate the angle between force and momentum. बच्चों, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में राइट फ्रॉम IIT एडवांस टू द एनी लोकल स्टेट लेवल एंट्रेंस, ये वाला क्वेश्चन हर जगह पूछा हुआ है. आप कोई सी बुक उठाएंगे उस सब में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा. बच्चों, मोमेंटम इज गिवन एज cos t I cap plus sin t j cap. You have to calculate the angle between momentum and force. बच्चों, अगर मोमेंटम और फोर्स में एंगल कैलकुलेट करना है, पर फोर्स तो दिया ही नहीं है, ओनली मोमेंटम इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स. अगर मोमेंटम दिया हो तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, ये बच्चों उसी पर बेस्ड है. एफ इक्वल डी पी बाई डी टी, जो मैंने आपको लिखकर बताया था, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन करेंगे. सो एफ इज डी पी बाई डी टी. बच्चों, cos t का डिफरेंशिएशन, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t I cap
और साइन टी का कॉस टी जे क्या, फोर्स आ गया। ठीक है, मतलब इसका डिफरेंस ये, इसका डिफरेंस ये विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब मोमेंटम है और फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज एफ डॉट पी, एफ डॉट पी। बच्चों आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, इसी के साथ तो लेना है, क्योंकि आई डॉट जे और जे डॉट आई विल बी जीरो, तो आई का आई के साथ लेना है। सो इट इज माइनस साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी, इट कम्स आउट टू बी जीरो, दैट इज एफ डॉट पी इज जीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? ये वाली बात तो अपनी प्रोजेक्टाइल में भी हो चुकी है, when they are mutually perpendicular, so f is perpendicular to p, the angle between them is 90 degree। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो तो ऑब्वियसली बात है दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। आगे now the next numerical, a ball is dropped from 20 meter height, okay, it strikes the ground and remains in contact with the ground for 0.01 second and rebounds up to a height of 5 meter। ठीक है, calculate the force exerted by the ball on the ground। बच्चों बॉल को 20 मीटर हाई से ड्रॉप किया, वो सरफेस के कांटेक्ट में 0.01 सेकेंड तक कांटेक्ट में रही, उसके बाद बॉल रिबाउंड हुई, कहां तक? 5 मीटर तक रिबाउंड हुई। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द सरफेस दैट इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, इट इज अगेन एंड द मास ऑफ द बॉल एंड ऑल्सो मास ऑफ द बॉल इज 2 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अगर किसको 20 मीटर हाइट से ड्रॉप करें किसी को, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा? स्टैंडर्ड चीज है, मोशन अंडर ग्रेविटी में अपने बड़ा भी था। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज अंडर रूट ऑफ 2gh। g is we are taking g as 10 into 20, that is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 400 आ जाएगा, रूट 400 इज 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट रिबाउंड्स, let's suppose it rebounds with velocity v2, that is v2 is the velocity just after the strike, v1 is velocity just before the strike and v2 is just after the strike। so v2 is, बच्चों अगर ये 5 मीटर तक ऊपर जाती है तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको h हाइट तक बॉल को ऊपर पहुंचाना है तो आपको यू मस्ट थ्रो द बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, so it is 2gh comes out to be how much? 10 10 100, that is 10 meter per second। okay, so initial momentum is how much? mv1, that is 2 into 20 is 40 kg meter per second, and p2 is, that is final momentum, is mv2 and it is minus -20 kg meter per second। why this minus? because momentum is a vector quantity, momentum is a vector quantity, sign is very important। so if I have written p1 as mv1 and the value of v1 I have taken as 20 meter per second, that means I consider downward direction as negative। ठीक है, अब आपको याद है डाउनवर्ड वैसे तो मैं नेगेटिव लेता हूं, पर मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया हुआ है। आपका मन पड़े तो आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव लिया है तो मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो V2 इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, रिबाउंड करके ऊपर ही तो जा रहा है, तो इसलिए माइनस रखा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज P2 माइनस P1। So it is minus 20 minus 40, that is minus 60 kg meter per second. Now this minus 60 kg meter per second is the change in momentum कब? कितने टाइम में? जितने टाइम में बॉल कांटेक्ट में रहा। बॉल कितने टाइम कांटेक्ट में रहा? बॉल रहा 0.01 सेकंड में। 0.01 सेकंड में इतना चेंज हो गया, तो मेरे बच्चों एक सेकंड में कितने से चेंज होगा? बिकॉज व्हाट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक सेकंड में होने वाला चेंज। सो एफ इज डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा बी इज हाउ मच? 60। साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमको फोर्स बताना है। 60 एंड डेल्टा टी इज 0.01, so it comes out to be 6000 न्यूटन। और अगर आप साइन लेंगे तो एफ का वैल्यू आएगा डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन कहाँ हमने किस पे लिया है? दिस द एक्सटर्नल, दिस फोर्स, दिस नेगेटिव ने कहाँ लिया था? P2 के साथ लिया था, ऊपर वाले डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। दैट मीन सरफेस ने बॉल पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो बॉल ने सरफेस पे कितना लगाया? वो नीचे की तरफ, हाउ मच? 6000 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ओके। इसी पर एक और न्यूमेरिकल करेंगे। इस तरह के प्रोफाइल भी काफी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस में बच्चों। अ गन of mass 5 kg having bullets each of mass 20 grams and each of mass 20 grams and bullets are fired with a velocity of 200 meter per second। ठीक है, now if you want to fire the bullets, each bullet is 20 gram mass and with velocity of 200 meter per second, you have to apply 100 newton of force। 100 newton of force, that is 100 newton of force is required to fire the bullets with velocity of 200 meter per second। Now you have to calculate the number of bullets fired per second। You have to calculate the number of bullets fired per second। ठीक है, तो देखो करना क्या होगा। वो जो बुलेट्स पहले कहां पे रखे हुए हैं? गन के अंदर रखे हुए हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। रेस्ट पे ना, बुलेट्स अंदर रेस्ट पर है, नो मोशन। नाउ दे आर फायर्ड। तो अगर एक बुलेट को फायर करते हैं तो एक बुलेट के पास मोमेंटम कितना आ जाएगा? 20 ग्राम्स, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इंटू V, दैट इज 200। ठीक है ना, इट इज 4। यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड। ऑल्दो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हर स्टेप पे यूनिट लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि एंट्रेंस में हर स्टेप पर आप यूनिट से लिखोगे तो बच्चों यू आर किलिंग द टाइम, कोई सेंस नहीं। नाउ बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम फॉर वन बुलेट इज 4 kg मीटर पर सेकेंड, इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर वन बुलेट। एफ एक्सटर्नल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों अगर एक बुलेट फायर की गई तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है 4 से। तो लेट्स सपोज एक सेकंड में n बुलेट्स फायर की गई थी। एक बुलेट का मोमेंटम अगर 4 से चेंज हो रहा है तो n बुलेट्स के कितने से चेंज हो रहा होगा? 4n से चेंज हो रहा होगा, 4n से। और एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर की गई? n बुलेट्स फायर की गई। तो एक सेकंड में मेरे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होगा? n इंटू 4। समझ में आई क्या ये वाली बात? नहीं समझ में नहीं है। देखो चेंज इन मोमेंटम फॉर वन बुलेट इज 4,
नाउ फोर्स इज नॉट चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, एक सेकंड में कितने चेंज हो रहा है. नाउ वी हैव अज्यूम दैट n number of bullets are fired in 1 second, n number of bullets are fired in 1 second, 1 second. तो चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 बुलेट, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर n बुलेट्स कितना हो जाएगा, n बुलेट्स कितना हो जाएगा, n into 4. Now बच्चों this is change in momentum. Now f is not change in momentum, it is change in momentum per second, that is divided by 1. ठीक है, यहां पर ये n क्या इंडिकेट कर रहा है, n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड. तो बेसिकली n सेकेंड में इतना, एक सेकेंड में इतने से ही तो मोमेंटम चेंज होगा. ठीक है, एंड f is given as 100, n into 4, n comes out to be 25. So 25 bullets are fired in 1 second. ठीक है, if you apply a force of 100 Newton on the gun, then this gun will fire 25 bullets per second. आपको लगेगा इस सब डेटा में ये 5 kg किस काम का है, किसी काम का नहीं है. That is mass of the gun, काम ही नहीं आया. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी पैरामीटर दिए जाते हैं जो बस आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दें. आपको लगेगा 5 दिया हुआ है, 5 तो काम ही नहीं आया. हाँ, नहीं आएगा. ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड लॉ. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बच्चों ये वाला भी, इसका भी स्टेटमेंट आपको याद ही है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जितना आपने जितना फोर्स मैंने इस पर लगाया, या फिर इस डस्टर ने बोर्ड पर लगाया, वो तो है एक्शन, उतना ही फोर्स बोर्ड डस्टर पे लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, if I apply some force on this air, on the air particles in the forward direction, उतना ही फोर्स वो एयर पार्टिकल्स भी मेरे पाम पे लगाएंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन. ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं. ये तो आपने वैसे सुना सा है एक्शन रिएक्शन वाली बात. इसके एग्जाम्पल भी इनफैक्ट स्विमिंग, हम वॉक करते हैं, ये भी एक्शन रिएक्शन पर ही बेस्ड होता है. बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन दे ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर्स. यू कैन नॉट डू ओनली एक्शन. एक्शन है तो रिएक्शन भी जरूर होगा. दैट मीन्स इन द यूनिवर्स अ सिंगल फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सिंगल फोर्स प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता कि फोर्स या तो एक्शन होगा या रिएक्शन होगा. अगर एक्शन हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं तय बात है कि रिएक्शन भी जरूर आएगा ही उसका. Now action and reaction, when you perform action, then there will be the reaction at the same moment. At the same moment, there is no time lag between action and reaction. So you cannot say that which one is action and which one is reaction. कभी हम उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते. ठीक है, अभी एक्शन किया और अभी रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो हो सकता है जो रिएक्शन आप जिसको कन्वेंशन, तो हम क्या करते हैं, हम कन्वेंशनल ले लेते हैं कि एक एक्शन है तो दूसरा उसका रिएक्शन होगा. जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस पर एक्शन किया, तो ये मुझे रिएक्शन देंगे. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बोर्ड ये कहे कि उन्होंने मुझ पर एक्शन किया था और मैं रिएक्शन दे रहा हूं. समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है. देयर इज नो टाइम लैग. इसके एग्जाम्पल हैं, और यहां पर इस वाली जगह हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा. ठीक है, ओके, बाय.